डिस्क्राइब। पहला है व्हाट इज द वेरी फर्स्ट थिंग यू मस्ट चेक व्हेन अप्रोचिंग ए रोड एक्सीडेंट विक्टिम। सड़क दुर्घटना पीड़ित के पास पहुंचते ही आपको सबसे पहले क्या जांचना चाहिए? भाई आपने देखा कि एक सड़क पर आपके सामने क्या कोई सड़क दुर्घटना हो रखी है, तो वहां पर पहुंचते आपने सबसे पहले क्या चीज देखोगे आप? द विक्टिम आइडेंटिटी कार्ड, विक्टिम का पहचान पत्र? नहीं भाई। द विक्टिम लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेवल पीड़ित का प्रतिक्रिया का स्तर। द डैमेज ऑफ व्हीकल, अरे व्हीकल को क्या देखोगे? वो तो बच जाओ, वो तो इंसान बच जाओ, तो आदमी को भी साधारण तौर भी जाओ। द प्रेजेंस ऑफ पुलिस, पुलिस की उपस्थिति नहीं। सबसे पहले आपको देखना है पीड़ित का प्रतिक्रिया स्तर, मतलब वो बेहोश तो नहीं हो गया है, उसके ज्यादा चोट तो नहीं लगी है, वो किस हालत में इस समय, उस चीज को आपको सबसे पहले देखना है ना। वहां पर पहुंचते ही पहले तो आप ये चीज देखो कि भाई आपके सामने जो तुरंत हैजार्ड लाइट जला दो, और उस वो व्यक्ति अगर थोड़ा सड़क पर है तो उसको सड़क से साइड में ले जाकर एक बार लेटा दो, और फिर देखो कि उस व्यक्ति की हालत कैसी है। सबसे पहले आपको यही चीज जांचनी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है भाई। चलिए अगले वाले पर्सन की बात करें आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड हैज एन इंटरनल इमरजेंसी साइन ऑफ द सव इंटरनल ब्लीडिंग। निम्नलिखित में से किसे गंभीर आंतरिक रक्तस्राव का आंतरिक आपातकालीन संकेत माना जाता है? देखो ते कदे या बात सुनी होगी ना एक की भाई ये इंसान का तो ना अंदर खून भेड़ोगो, मायने खून भेड़ोगो, अंदर गुम चोट लगी है, अंदर की चोट लगी है। कई बार एक्सीडेंट हो गया, जब ये बात सुनी होगी ना, इसको अर्थ क्या है? इंसान के शरीर के बाहर चोट लग जाए तो उसकी कट लग जाए तो उसका खून बाहर आ जाता है। लेकिन अगर आपके सामने अगर चोट इंसान के लग तो जाए, लेकिन चोट लगने के बाद में आपके सामने उसका खून वो स्किन नहीं फटे और खून अंदर ही अंदर ब्लीडिंग हो जाए, जैसे वेन फट गई है ना, स्किन फटी नहीं तो अंदर ही अंदर खून इकट्ठा हो गया है, तो इससे क्या हो सकता है आपके सामने? ब्लड इन द वोमिटिंग एंड कफिंग अप ब्लड, उल्टी खून की उल्टी आना या खून की खांसी होना। मतलब अगर इंसान के अंदर ही ब्लीडिंग हो जाएगी तो ये समझ लो खून की उल्टी आएगी। इसका अर्थ क्या है? कहीं ना कहीं अंदर खून है वो इकट्ठा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम सही होने वाला है आपका। चलिए अगले वाला है इन द रोड सेफ्टी व्हाट डज द 3 सेकंड रूल हेल्प द ड्राइवर्स मेंटेन। सड़क सुरक्षा में 3 सेकंड रूल, 3 सेकंड का नियम ड्राइवरों को क्या बनाकर रखने में मदद करता है? सेफ फ्लोइंग डिस्टेंस फ्रॉम द व्हीकल अहेड, आगे के वाहन से सुरक्षित दूरी बनाए रखना। मतलब एकदम आपको पास पास नहीं रखना है, लगभग इतनी दूरी रखनी है कि आप उसको 3 सेकंड में कवर कर सको। मतलब कम से कम प्रयास करो कि 50 कम से कम आपके सामने 30-40 मीटर की दूरी है वो आपके सामने हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए। अगर सामने वाला व्यक्ति इमरजेंसी में ब्रेक भी लगा लेना तो आपको क्या हो, दिक्कत नहीं आए किसी प्रकार की। समझ में आएगा? इसको 3 सेकंड रूल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। चलिए अगले वाला है which is the flowing name of the state circulation collapse when tissue does not get enough blood flow। सर्कुलेटरी कोलैप्स परिसंचरण तंत्र की विफलता की स्थिति का नैदानिक नाम क्या है जहां उत्को की पर्याप्त रक्त प्रवाह नहीं मिलता है ना? हाइपरटेंशन हो गया, आर्थराइटिस हो गया, शोक हो गया या इंसोम्निया हो गया। तो ये क्या होता है आपके सामने? शोक होता है। अगर आपके जो शरीर के जो ऑर्गन है ना, अगर उनको जितना ब्लड चाहिए वो नहीं मिल पाता है, कैसे नहीं मिल पाएगा? आपका सड़क एक्सीडेंट हो गया, सड़क एक्सीडेंट में आपका कोई भी जो मतलब ब्लड है वो बहुत एक्सेसिव मात्रा में बाहर निकल रहा है, तो जितना ब्लड आपके शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स के पास पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा है, तो इनको शोक, उनके पास ऑक्सीजन की मात्रा कम पहुंचेगी, इसके वजह से आपके सामने क्या कहलाएगा? वो शोक कहलाता है। यही पर्सन मैंने पिछले प्रश्नों में भी कराया, सेम पर्सन, लेकिन उसमें देखो लैंग्वेज अलग थी, इसमें लैंग्वेज अलग थी। बस यही बात है, आप कैसे चीजों को समझते हो। इसलिए मैं बार बार थान कहा करूँ कि ऑप्शन ने रटने पर भरोसा मत कराया करो। जो मैं थ्योरी थान बताऊं ना, उन्हें अच्छे से समझा करो। फिर चाहे पर्सन कहीं या जो कितो घुमा के जो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर हन का पीछे पड़ा रहोगा ना, ऑप्शन यो करेक्ट होगो यो करेक्ट होगो, तो भैया नाको लगात कौन था। ठीक है, ये समझना जरूरी है कि भाई आपके सामने शोक क्या होता है, फिर चाहे पर्सन कैसे भी आए। विच कलर ऑफ द ट्राई एज टैग इज गिवन टू द रोड एक्सीडेंट विक्टिम हु हैज ऑलरेडी डिसीडेड। सड़क दुर्घटना में उस पीड़ित को किस रंग का ट्राई एज टैग दिया जाता है जिसकी मृत्यु हो चुकी है? किस एज का दिया जाता है भाई? ब्लैक कलर का आपके सामने ट्राई एज टैग है वो दिया जाता है। समझ में आ गया? ये रटने वाला पर्सन है, रट लेना। ये पर्सन लैंग्वेज बदल के नहीं आएगा, हुबहू आएगा आपके सामने। किस कलर का ट्राई एज का रंग दिया जाता है जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है? ब्लैक कलर का दिया जाता है भाई।
चलिए, Which type of dressing is designed to prevent the air and moisture from entering a chest wound? किसी प्रकार की ड्रेसिंग को छाती के घाव में हवा व नमी के प्रवेश रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। किसके लिए किया गया आपके सामने? ओक्लूसिव ड्रेसिंग। ओक्लूसिव ड्रेसिंग क्या होती है? अवरोधक ड्रेसिंग होती है, जिसका प्रयोग आपके सामने किसके लिए किया जाता है कि कोई भी इंसान का छाती पर घाव हो रहे है ना, मतलब इस हिसाब से मरहम पट्टी करने का जो तौर तरीका बनाया जाता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति के छाती के घाव के अंदर हवा व नमी नहीं जाए, है ना, जिससे क्या हो सके उसका भाई आपके सामने जो जो हवा और नमी चली जाएगी तो इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। समझ में आ गया? तो ये अच्छे से याद कर लेना। ओक्लूसिव ड्रेसिंग क्या होती है? कोई भी इंसान है उसके छाती में जो घाव हो चुका है उसके अंदर हवा या नमी नहीं जानी चाहिए, उसको रोकने के लिए। What is the purpose of the primary survey in the first aid management? प्राथमिक चिकित्सा प्रबंधन में प्राइमरी सर्वे का अर्थ क्या होता है? क्या किसका होता है? टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल, कितने ज्यादा व्हीकल है वो इसके अंदर उसको देखने का, या टू आइडेंटिफाई द थ्रेट इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, तत्काल जीवन धमकी वाली स्थिति को पहुंचाना है, उसका इलाज करना। मतलब प्राइमरी सर्वे का अर्थ ये होता है कि सबसे पहले उस व्यक्ति के ये जांच करो कि उस व्यक्ति के कोई ऐसी चोट तो नहीं लगी हुई है जिसकी वजह से उसकी मौत हो सकती है। समझ में आ गया? सिर फट गया, सबसे पहले उसका इलाज करो। टांग पे टांग टूट गया, मान लो एक तो टांग टूट गया, खून नहीं आ रहा है, बस टांग सोजन आ गया टांग के आप, और दूसरा उसका सर फटा हुआ है ना, उससे खून निकल रहा है, आपको पहले किसका इलाज करना चाहिए? सर का इलाज करना चाहिए। सर के ऊपर कैसे भी करके कपड़ा वगैरह लगाकर खून को रोकने का प्रयास करो। समझ में आ गया ना? इसी को प्राइमरी सर्वे कहा जाता है। जैसे आप यहाँ पर कपड़ा लगा दिया, उसके बाद में आपको टांग वगैरह का अगर टांग वगैरह को ठीक करने का काम करना है तो वो होता है सेकेंडरी सर्वे, कि ऊपर से नीचे तक व्यक्ति की जांच करना कि कहीं पर उसको और तो चोट नहीं लगी हुई है, वो होता है सेकेंडरी सर्वे। और कोई भी इंसान के एकदम लाइफ थ्रेटनिंग मृत्यु वाली स्थिति पर आपके सामने अगर कोई व्यक्ति पहुंच चुका है, ऐसी कोई चोट लगी हुई, उसको सही करना, उसको जांच पड़ताल करना प्राइमरी सर्वे में आता है। समझ में आ गया? अब चाहे कैसा भी पर्सन आए, कितना भी घुमा कर आए, अच्छे से कर लेना उसको। चलिए, इफ ए विक्टिम हैज ए ओपन वाउंड विद बोन प्रोट्रूडिंग आउट, व्हाट यू शुड, यदि किसी पीड़ित के खुला घाव है और हड्डी बाहर निकली है तो आपको क्या करना चाहिए? कवर द एरिया विद द मोस्ट स्टाइलाइज्ड ड्रेसिंग विदाउट प्रेसिंग द बोन, हड्डी को धकेले बिना क्षेत्र के नमन जीवाणु रहित ड्रेसिंग से ढकना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? हड्डी है ना, उसके साथ आपको ऐसे नहीं कि मैं खुद ही बोले लगा के देख लेता हूँ एक बार कैसी लगती है, नहीं, ये कलाकारियां नहीं करनी है आपको, वहां पर उसको हिलाना भी नहीं है। आपको क्या करना है? कोई एक ऐसा पट्टी, उसकी पट्टी वगैरह कर देनी है जिससे कोई भी मतलब जीवाणु नहीं लगे हुए, नई पट्टी है वो उसको कर देनी है, ताकि वो उसके कोई इन्फेक्शन ना हो सके, और ताकि उसको फिर से अगर डॉक्टर जब उसका इलाज करे तब उसको जोड़ सके। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही होने वाला है। जीवाणु रहित ड्रेसिंग से उसे ढकना चाहिए। ड्रेसिंग है जो को पट्टी वगैरह करी जाएगी। Which body system is the primary responsible for the transporting oxygen and nutrition during an emergency? आपातकालीन स्थिति में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए मुख्य रूप से कौन सा शरीर का तंत्र आपके सामने, कौन सा शारीरिक तंत्र जिम्मेदार रहता है? तो कौन सा रहता है आपके सामने? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, हृदय प्रणाली है। हृदय प्रणाली है वो आपके सामने, हृदय प्रणाली प्रक्रिया है वो आपके सामने मुख्य रूप से जो शारीरिक का जो तंत्र है उसके अंदर, कार्डियोवैस्कुलर क्या होता है? आपका जो हार्ट है उसके अंदर आपके सामने वो ब्लड को पंप करता है, उसके माध्यम से ऑक्सीजन वो अलग अलग जगहों पर पहुंचता है। और हृदय जिस प्रक्रिया के, जिस हृदय का जो स्पंदन होता है ना, उसका पंप करना होता है, उसका आपके सामने, उसको जो वैज्ञानिक भाषा या चिकित्सा की भाषा में क्या कहा जाता है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के नाम से जाना जाता है, हृदय प्रणाली के नाम से जाना जाता है। टेक्निकल टर्म है, अच्छे से याद कर लो। चलिए, What does the letter C stand for the emergency priorities sequence CAB? आपातकालीन प्राथमिक अनुक्रम CAB में C का अर्थ क्या होता है? C का अर्थ क्या होता है? सर्कुलेशन करना। क्या करना आपके सामने? सर्कुलेशन करना, आपका परिसंचरण करना। सर्कुलेशन किसका? ब्लड का। सर्कुलेशन किसका भाई आपके सामने? ब्लड का होने वाला। तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, Which type of the bleeding occur as a slow even ooze from the small blood vessels? क्या होगा आपके सामने? छोटी रक्त वाहिकाओं में धीमी समान रिसाव के रूप में किस प्रकार का रक्त स्राव होता है? धीमी रक्त वाहिकाओं में धीमी समान रिसाव के रूप में किस प्रकार का स्राव होता है?
कैपिलरी ब्लीडिंग किसके नाम से जाना जाता है? कैपिलरी ब्लीडिंग के नाम से, कैस्के रक्तस्राव के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? छोटी छोटी जो धमनियां होती हैं, है ना, जिनके अंदर जो ब्लड है वो कम मात्रा में बढ़ता है, जो कम मात्रा में आपके सामने ब्लड का जो फ्लो देखने को मिलता है, उसको किसके नाम से जाना जाता है? कैपिलरी ब्लीडिंग के नाम से जाना जाता है। कैपिलरी जो रक्तस्राव, उसके नाम से जाना जाता है। अगले वाला है, when treating a victim in shock, what should you position their leg if there are no spinal injury? सदमे या शोक के शिकार पीड़ित का इलाज करते समय यदि रीढ़ की हड्डी में कोई चोट नहीं है तो आपको पैरों को किस स्थिति में रखना चाहिए, है ना? तो पैरों को किस स्थिति में रखना चाहिए? स्लाइटली एलिवेटेड, स्लाइटली थोड़ा ऊपर उठा हुआ। देखो शोक क्या होता है, इस थोड़ा सा इसको चिकित्सक भाषा में समझेंगे। शोक का अर्थ क्या है कि सामने वाले व्यक्ति है ना, उसके शरीर में क्या ऑक्सीजन की मात्रा कम पहुंच रही है, ठीक है। तो काफी बार आपने व्यक्ति को देखा हो कि एक्सीडेंट होते हैं, तुरंत वो बेहोश हो जाते हैं, है ना। तो उनको आपको क्या करना है, अगर उसकी रीढ़ की हड्डी वगैरह में अगर कोई चोट नहीं है तो उसके पैरों को थोड़ा सा ऊपर उठा दो, ताकि क्या होगा, जो ब्लड का जो फ्लो है ना वो उसके सिर की तरफ चला जाएगा और उसको बेहोशी से वो बाहर आ जाएगा। समझ में आ गया अच्छे से? इसी को शोक बोला जाता है कि जब शरीर के जो अन्य जितना सारा शरीर है ना, उसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा वो कम पहुंच रही है, जो ब्लड फ्लो वो डिस्टरबेंस हो गया है, तो आपको पैरों को थोड़ा सा ऊपर उठा दो ताकि सर की तरफ जो ब्लड फ्लो बढ़ेगा, तब आपके सामने क्या ऑक्सीजन पहुंच जाएगा और व्यक्ति अच्छे से काम करने लग जाएगा, उसका शोक है वो सही हो जाएगा। तो एलिवेटेड स्लाइटली 8 to 12 इंचेज, ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले वाले की बात करें आपके सामने, व्हाट शुड बी द फर्स्ट रेस्पोंडर डू इफ बाय द बायस्टैंडर इज कॉजिंग द कोयस एट द इमरजेंसी सेंस। यदि कोई दर्शक आपातकालीन स्थिति में अराजकता पैदा करता है तो प्राथमिक उत्तरदायित्व क्या होता है? अगर कोई भी आदमी है उठे भीड़ खड़ी है, हु हा करने लग जा, जोर जोर से चिल्लाने लग जा, तो क्या करना चाहिए? गिव ए स्पेसिफिक हेल्पफुल टास्क टू कीप देम ऑक्यूपाइड। उसे व्यस्त रखने के लिए विशेष सहायता कार्य देना चाहिए। उन्हें है अगर कोई ऐसा इंसान उसका कहे कि यार गाड़ी खड़ी है ना, एक काम करें तो साइड में लगाया, थोड़ी दूर कराया सड़क से, ऐसा को आदमी को काम दे दे, आपका काम में बिजी हो जा, मोटरसाइकिल लेके जाना लग जाओ, थोड़ा सा उन्हें टाइम लग जाओ और थे को इलाज कर दोगा। ऑप्शन नंबर बी है वो आपके सामने करेक्ट होना। अब इस प्रकार के प्रश्न देखो, अगर ये पर्सन है ना, क्या ये पर्सन एग्जाम में सेम लैंग्वेज के साथ आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि ऐसे पर्सन हमें आ भी सकता है, भाषा बदल के भी आएगा। तो ये तो आपकी बुद्धि पर भी तो निर्भर करता है ना, कि हर पर्सन आपको याद करने की जरूरत नहीं होती। समझ में आ गया? जैसे ये वाला पर्सन था, ऊपर वाला पर्सन, ये याद करना आपको, क्योंकि ये सेम टू सेम आ सकता है, भाषा बदल के आएगा लेकिन ऑप्शन सेम आएगा इसका, है ना। शौक की स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, ऐसे भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये पर्सन कभी भी सेम नहीं आएगा। ये तो थारी भी बुद्धि थोड़ी बहुत काम करनी चाहिए। थारा भी तो इतना दिन पढ़िया हो, 12वीं क्लास, मतलब 12वीं क्लास में थे, पढ़ लिया, अब थर्ड ईयर में होगा। अगर अहिया को पर्सन भी सही नहीं कर पाओ ना, तो भगवान ही भरोसा है, पातो थे झूठी पढ़ाई करी, क्यों घर का रुपया खराब करें, है ना। ऐसे पर्सन आपको खुद को करने होते हैं। दो प्रकार के पर्सन आते हैं, कंपटीशन में भी आएंगे और यहां पर भी आते हैं। एक प्रकार के होते हैं जो टेक्निकल होते हैं। टेक्निकल पर्सन कौन सा में, जन पर्सन है आपको भाई फिक्स आंसर है कुछ किसी, अब जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पूछ लिया आपको, स्पंदन, अब थानकुन भी रखे हुआ है कार्डियोवैस्कुलर, तो वो पर्सन अगर आपका गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, आपको ज्ञान नहीं था। लेकिन अगर ऐसा पर्सन गलत हो जाए ना, तो फिर आपकी पूरी पूरी गलती है, ठीक है। तो ऐसा पर्सन बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए कोई भी हालत में। अगले वाला, ए स्ट्रेन इज ए इंजरी दैट स्पेसिफिक इन्वॉल्व द स्ट्रेचिंग और टीयरिंग ऑफ द टिश्यूज। स्ट्रेन खिंचाव एक ऐसी चोट है जिसे विशेष रूप से उत्को का खिंचना या फटकना शामिल होता है। तो खिंचाव किस में होता है? मांसपेशियों या टेंडन के अंदर। ये बार बार कराया मैंने, और ये पर्सन आए हुए भी अब भी कह रहा हूं, लिख के ले लो, आएगा ये पर्सन वाला। कौन से वाला? खिंचाव वाला। स्ट्रेन खिंचाव कौन सी चोट होती है? खिंचाव एक ऐसी चोट होती है जो आपके शरीर में लिगामेंट या टेंडन के अंदर फटने से हो सकती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है वो आपके सामने बिल्कुल सही होने वाला है। What is the main reason for stabilizing an enabled penetration object rather than removing it? किसी धसे हुए छेदने वाले ऑब्जेक्ट को हटाने के बजाय उसे स्थिर रखने का मुख्य कारण क्या होता है? भाई आपके सामने अगर आपके हाथ में चक्कू लग गया और आर पार निकल गया वो हाथ के अंदर, तो आपको खुद निकालने का प्रयास नहीं करना, उसको खुद निकालोगे उसके चक्कर में ज्यादा चोट लग जाएगी, ठीक है। आपको क्या है, वो जैसे अगर लग गया है तो लग गया है, आपको डॉक्टर के पास लेकर जाना उसको, ठीक है। टू प्रिवेंट द फर्दर इंटरनल ब्लीडिंग एंड ऑर्गन लैक्टेशन,
उस आगे आंतरिक रक्तस्राव और अंगों के फटने से रोकने के लिए आपको बिल्कुल उसको हिलाना नहीं है। वैसा लग गया उसको लग गया, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर उसको अपने आप सही कर देगा, फिर वो उसका काम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। अच्छे से समझ लो, थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के तब आप आराम से कर दो प्रश्नों को। यदि किसी पीड़ित को आंशिक विच्छेदन पार्टिशियल एम्पुलेशन हुआ है, जो अंग अभी भी त्वचा के एक छोटे से टुकड़े से जड़ा हो, तो आपको क्या करना चाहिए? सीधी बात है, कोई आदमी के चोट लगी, एक्सीडेंट हो और अंगुली है ना वह कट के थोड़ी सी आपके सामने जुड़ रही है और बाकी कट के नीचे लटक रही है ना, तो थानके करना चाहिए। क्या करना चाहिए आपके सामने? रक्तस्राव को नियंत्रित करना चाहिए, अंग को सहारा देना चाहिए और उसे समझ से अलग नहीं करना चाहिए। क्या होगा आपके सामने? या फिर उसे पूरी तरीके से अंग अलग करने के लिए बची हुई त्वचा से काट देना चाहिए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होगा। रक्तस्राव को नियंत्रित करना, सबसे पहले तो जो एरिया कटा हुआ है ना, वहां पर आपके सामने क्या करो, अगर आपके पास फर्स्ट एड है तो फर्स्ट एड लगा दो, ताकि ब्लड है वो कम से कम फ्लो हो। और बाकी की जो अंगुली बची उसके साथ आपको छेड़खानी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। कहीं आप सोचो कि इसको काट ही देते हैं, इतनी पूरी कट गई, नहीं, वो डॉक्टर अपने आप संभाल लेगा। बस आपको क्या करना है, जैसी है उसको उसी अवस्था में रखना है। चलिए, what is the clinical term for the condition where the heart electric system malfunctions caused it to the suddenly stop breathing? उस स्थिति को नैदानिक शब्द क्या होता है जहाँ हृदय का विद्युत प्रणाली बिल्कुल खराब हो जाती है, वो अचानक धड़कना बंद कर देता है। मुझे हम देखियो कोई आदमी को हार्ट धड़कना बंद कर दिया तो भाई एक मशीन आकर एमआरएम में से एकदम सीधी लाइन बन जाए, ओ है ना। तो इसको क्या कहा जाता है? ऐसा क्या हो जाता है? सडन कार्डिक अरेस्ट, अचानक हृदय गति को रुकना। फिर प्रेस से ले जाएंगे और उसको चिपका चिपका के इंसान ने ऊपर उठाएगा, वो है नया चीज। ऐसी घटना क्या होती है जहां पर इंसान का जो हार्ट है वो बिल्कुल काम करना बंद कर देता है, उसी को क्या कहा जाता है? सडन कार्डिक अरेस्ट के नाम से जाना जाता है। हृदय अचानक हृदय गति का काम कर देना, बंद होना। ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट है इसमें। चलिए, अगले वाला प्रश्न है, व्हाट इज द मेन क्लिनिकल फंक्शन ऑफ एन ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर? डीबी का क्या काम होता है? आपके सामने क्या काम होता है? ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर का मुख्य नैदानिक काम क्या होता है? मुख्य काम क्या होता है उसका? टू डिलीवर इलेक्ट्रिक शॉक टू रीसेट ए कार्डिक हार्ट रिदम, अराजक हृदय की लय को रिदम करने के लिए विद्युत झटका देना। देखो वो क्यों आपके सामने जो इंसान हो कि हृदय गति कदे तो बहुत ज्यादा हो रही है, कदे बहुत कम हो रही है। अब आपने जो हृदय की गति है ना, हार्ट को स्पंदन है वो आपके सामने फिक्स रखो 70 से 80 के बीच में देखने मिले लगभग। थोड़ा बहुत कदे कम हो जाए तो कोई 68 तक चल जा, ज्यादा हो जाए तो 85 तक चल जाए, नॉर्मल रहा जाना। रनिंग वगैरह करना तब तो ऊपर नीचे उसका है। लेकिन जो बीमार रहेगा ना उनको कदे कदे आपके सामने 92 चल जाओ, कदे 50 आ जाओ। तो इसको सही करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है ताकि सीधा जब वो कौन देखा था टेलीविजन पहले पुराने घर में टेलीविजन हुआ करते थे, और अगर वो सही से नहीं चलते थे तो उसके ऊपर थप्पड़ मार देते अपन, वो वाला तरीका ही। ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम सही है इसका। एक वैक्स पीड़ित जिसकी रीढ़ की हड्डी पे चोट की कोई आशंका नहीं है, उसके वायु मार्ग को खोलने के लिए किस पैंतरेबाजी का प्रयोग किया जाता है? When opening of the airway of adult victim who has no suspected spinal trauma, which maneuvers is used? कौन सा का यूज करना आपको? हेड टिल्ट, चैन टिल्ट मैन्यूवर, है ना। आपको उसको सिर को थोड़ा बहुत इधर उधर घुमाना है। क्या करना है उसको? इधर उसके सर है उसको इधर उधर घुमाना है ताकि उसका जो एयर फ्लो है वो सही हो सके। ठीक है, गले में वगैरह में सही से सांस आ सके। अगले वाला है, ड्यूरिंग सीपीआर व्हाट पार्ट ऑफ आवर बॉडी शुड बी प्लेस्ड ऑन द सेंटर ऑफ द विक्टिम चेस्ट? सीपीआर के दौरान आपके हाथ का कौन सा हिस्सा वैक्स पीड़ित की छाती के केंद्र में रखा जाना चाहिए? कौन सा रखा जाना चाहिए? द हील ऑफ वन हैंड, एक हाथ की हील, हथेली का पिछला हिस्सा उसके चेस्ट पे रखो और उसके आपके सामने क्या अच्छे से प्रेस करो। चेस्ट पे आपके जो हथेली होती है ना उसको रखो और अच्छे से प्रेस करने का काम करो। अच्छा प्रश्न है, देखो टेक्निकल प्रश्न है ना, कि सीपीआर कैसे की जाती है। सीपीआर करने का सही तरीका क्या होता है? आपका जो पाम है ना, आपके सामने जो हथेली है उसका हिस्सा उस पर रखकर अच्छे से प्रेस करने का काम कर सकते हो। ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, Why is the complete chest recoil important between the each compression during CPR? CPR के दौरान प्रत्येक संपीड़न के दौरान छाती को पूरी तरीके से वापस आना रिकॉइल क्यों महत्वपूर्ण होता है? CPR के दौरान प्रत्येक संपीड़न के दौरान छाती के पूरी तरीके से वापस आना रिकॉइल क्यों महत्वपूर्ण होता है?
इट अलाउ ब्लड टू रिफिल द हार्ट चेम्बर्स, ये रक्त को हृदय के कक्षों में फिर से भरने का काम करता है। समझ में आ गया आपके सामने? जब आप क्या करते हो, आप जैसे ही छाती दबाते हो ना, तब आपके सामने हार्ट है और फिर आपको उसको फिर से उठाते हो, तो क्या है, दबाया तो ब्लड जो हार्ट है वो पूरा खाली हो गया, फिर आपने खोला, आपके सामने ऊपर की तरफ हाथ लगाया तो वो क्या फिर से भर गया। तो इससे क्या होता है, आपके सामने ये रक्त को हृदय के उसकी जो कक्षाएं होती है, उसके जो चेंबर्स होते हैं ना, उसमें फिर से भरने का काम करता है। चलिए भाई, अगला प्रश्न है, वेयर शुड द टू स्टैंडर्ड पैड्स ऑफ एन एडल्ट एईडी बी प्लेस ऑन द विक्टिम बेयर चेस्ट, एक वैक्स एईडी के दो मानक पैड पीड़ित की नंगी छाती पर कहां रखे जाने चाहिए? तो कौन से पर रखने चाहिए, आप जाने चाहिए उसके अपर राइट चेस्ट बिलो कॉलर बोन एंड लोअर लेफ्ट चेस्ट साइड, उत्तरी दाहिनी छाती के असली कॉलर बोन के नीचे व निचली बाई छाती के किनारों पर आपके सामने क्या रखी जानी चाहिए, एडी के बेयर चेस्ट पर रखी जानी चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न है, इफ ए अडल्ट कार्डिक अरेस्ट विक्टिम हैज ए implanted pacemaker visible under the skin, where should you place the AED pad? यदि किसी वयस्क कार्डिक अरेस्ट पीड़ित के पास त्वचा के नीचे एक प्रत्यारोपित पेसमेकर दिखाई दे रहा है तो आपको एडी पैड कहाँ रखना चाहिए? डिवाइस के ठीक ऊपर पैड रखने से बचें। क्या है, कोई भी आपके सामने जो पेसमेकर है उसको कहां पर, एकदम डिवाइस के ठीक ऊपर नहीं रखना, बाकी कहीं पर भी। चलिए, अगले वाला प्रश्न है, व्हाट इज द क्लासिकल यूनिवर्सल साइन ऑफ चोकिंग दैट ए विक्टिम एग्जिबिट? चोकिंग, गले की रुकावट का वह कौन सा क्लासिकल सार्वभौमिक संकेत है जो पीड़ित को प्रदर्शित करता है? क्या रखता है आपके सामने, अगर कोई भी व्यक्ति है उसके गले में चोक हो चुका है, मतलब उसका गले में कोई चीज फंस चुकी है, जैसे छोटे बच्चे गुठली खा लेते हैं, या अपन ने भी कोई ऐसी चीज खा ली जो गले के अंदर फंस गई है, तो आपको क्या करना चाहिए, है ना? कौन सा सार्वभौमिक संकेत है, मतलब जब कोई इंसान का गला है ना, गला रुक जाता है, वो सबसे पहले क्या करता है, अपने एक या दोनों हाथों से गले पकड़ने का प्रयास करता है, क्लचिंग थ्रोट विद वन और टू बोथ हैंड, है ना? ऐसा अगर कोई इंसान जो अपने गले को बार बार पकड़ने का प्रयास कर रहा है ऐसे, मतलब है ना, उसको और सांस। अगले वाला प्रश्न है, यदि कोई सचेत चोकिंग पीड़ित गर्भवती है या अत्यधिक मोटी है तो उसके दबाव थ्रस्ट कहां देना चाहिए? तो कहां पर देना चाहिए? छाती के एकदम केंद्र पे, चेस्ट थ्रस्ट में, है ना, ऑन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, चेस्ट के एकदम जो बीचला हिस्सा होता है आपके सामने, वहां पर जो अपने रिब्स के जो जॉइंट होते हैं वहां पर आपके सामने उसके क्या देना चाहिए, आपके सामने वो सीपीआर देते वक्त थोड़ा दबाव देना चाहिए। What type of the burns characterized by the blistering, intense pain and redness on the skin? किस प्रकार के जलने की विशेषता छाले पड़ना, तीव्र दर्द होना या त्वचा का लाल होने के अंतर्गत आता है? सेकंड डिग्री बर्न कौन सा होता है? पार्शियल थिकनेस, जो द्वितीय श्रेणी का जो जलन होती है ना, उसके अंदर क्या होता है, छाला पड़ जाएगा आपके सामने, है ना? आपको किसी चीज के हाथ लगा है, आपको पहले के अंदर तो आपको सिंपल है ना, बर्न होगा, थोड़ा दर्द होगा, दूसरे के अंदर क्या छाला पड़ जाएगा, दर्द भी होगा और त्वचा है वो भी लाल पड़ जाएगा, वो सेकंड डिग्री का आपके सामने क्या माना जाता है, द्वितीय श्रेणी के जलने की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट होने वाला है। इफ ए पर्सन ऑन द फायर, व्हाट इज द बेस्ट इमीडिएट इंस्ट्रक्शन टू गिवन हिम? यदि कोई व्यक्ति को कपड़ों में आग लगी है तो उन्हें देने का सबसे अच्छा तत्काल निर्देश क्या होता है? तो कोई भी व्यक्ति के कपड़ों में आग लगी है तो क्या करना होता है? स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल, रुके, लेटे और लुढ़के। क्या दे दिया आपके सामने? कपड़ों में आग लग गई है तो सबसे पहले रुकना है, फिर गिरना है और फिर आपके सामने स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल, आपको ये तीन चीजें करनी होती है। समझ में आ गया? उसको रोकना है, उसको कपड़ों कैसे भी हटाने का प्रयास करना है, अगर हटे तो, वरना नहीं करना भाई आपके सामने, क्योंकि वो कपड़े स्किन के एकदम चिपक जाते हैं बहुत ज्यादा, तो आपको प्रयास नहीं करना है, बस कैसे भी लुढ़क जाना है ताकि वो आग है बस वो रुक, क्या हो सके आपके सामने, तेज भागोगे ना तब तो वो आग ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी तब और ज्यादा चलेगी, तो रुक जाना है सबसे पहले तो आपको। फिर आपको क्या करना है? गिरना है, लेटना है, जमीन पे लेट जाओ ताकि जो पीछे आग लगी हो वो ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो तो अपने आप देखो, रोल करना है ताकि साइड में लगी हुई भी आग है वो रुक जाएगा। ठीक है, कपड़ों को अलग करने का प्रयास नहीं करें क्योंकि फिर उससे वो स्किन निकलना शुरू हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। चलिए, while rescuing an electric shock victim, if you cannot turn off the power, what object should you use to move the wire away? बिजली के झटके के पीड़ित को बचाते समय यदि आप बिजली बंद नहीं करते हैं तो तार को दूरी से हटाने के लिए किस वस्तु का प्रयोग करना चाहिए? मतलब आप क्या करें, आपके बिजली का करंट लग गया आपको,
तो आपको क्या करना है, आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगे इसके लिए आपको क्या करना है, उससे बचाने के लिए एक सूखी लकड़ी और छड़ी और प्लास्टिक के झाड़ू से आपको बचाना है। ए ड्राई वुडन स्टिक और प्लास्टिक ब्रूम। भाई इस प्रकार की चीज लेनी। अच्छा वो सूखी लकड़ी होनी चाहिए, लकड़ी भी गीली नहीं होनी चाहिए। गीली लकड़ी होगी तो उसके अंदर पानी की मात्रा होगी, मॉइस्चर से आपको करंट लग सकता है ना। सूखी लकड़ी से या प्लास्टिक की कोई चीज से हटाने का प्रयास करें। अगर एमसीबी नहीं लगी हुई, आपको पावर कट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो सूखी लकड़ी से भी आप उस व्यक्ति को अलग कर सकते हो। ध्यान रखना वो गीली नहीं होनी चाहिए, गीली होगी तो आपके सामने आपको करंट लगने का आपको भी चांस बन जाएगा। चलिए, व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी आफ्टर सेफली रिमूविंग ए ड्रोविंग विक्टिम फ्रॉम द वाटर हु इज नॉट। पानी में डूबने वाले ऐसे पीड़ित को सुरक्षित बाहर निकालने पर के बाद आपकी सबसे प्राथमिकता क्या होती है, जो सांस नहीं ले रहा है, क्या करनी है आपके सामने। बिगिनिंग द सीपीआर स्टार्टिंग विद द रेस्क्यू ब्रीथ और कंप्रेशन। बचाव सांसों के साथ संपीड़न के साथ सीपीआर शुरू करिए। क्या करें आपके सामने, जो व्यक्ति सांस अच्छे से नहीं ले रहा उसके आपके सामने सीपीआर देने का प्रयास करें। मुंह को खोलें और उसके अंदर आपको सांसें देने का प्रयास करें, कैसे उसको सांस आ जाए, है ना। पेट वगैरह को दबाएं आपके सामने, जिससे क्या हो सके आपके सामने जो उस मुंह से आपके सामने पानी वगैरह भर गया है पेट के अंदर, तो वो बाहर है वो निकल सके। ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। चलिए, What does the letter S stand for the stroke identification acronyms फास्ट। तो फास्ट के अंदर एस शब्द है, वो किस चीज को दिखाता है, स्पाइनल अलाइनमेंट को दिखाने का काम करता है। किसको दिखाता है भाई आपके सामने, स्पाइनल अलाइनमेंट को दिखाने का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। क्या होती है, स्पाइनल अलाइनमेंट के नाम से उसको जानते हैं। चलिए, अगले वाला, ड्यूरिंग ए सीजाइजर व्हाट इज इट डेंजरस टू रिस्ट्रेन द पर्सन्स फिजिकल मूवमेंट। दौरे साइजर के दौरान व्यक्ति के शारीरिक आंदोलन को रोकने क्यों खतरनाक होता है, क्या होता है। इट कैन कोज द मस्कुलर स्केलेटन इंजरी और फ्रैक्चर्स। ये मस्कुलोलेक्टल चोटों और फ्रैक्चर का कारण बन सकता है ना। आपके सामने दौरे के कारण अगर व्यक्ति को अगर आप रोकने का प्रयास करो तो वो रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगी, उसके हाथ में थोड़ी है भाई आपके सामने वो चीज, वो तो उसके अपने आप वो शरीर में गतिविधि हो रही है। तो आप रोकोगे ना, जैसे आपने उसका हाथ पकड़ लिया और वो हाथ जोर जोर से हिला रहा है, तो उसका हाथ वो भी अपनी अवस्था में नहीं है और आप छोड़ नहीं रहे हो, तो उसको हाथ है वो टूट सकता है, हाथ को किसी प्रकार की इंजरी लग सकती है। तो दौरे में आ रहा है उस व्यक्ति को आपको बिल्कुल भी रोकने का प्रयास नहीं करना है। वो जैसी अवस्था में रहेगा उसका शरीर हिलेगा डुलेगा, बस आपको क्या करना है, देखना भाई, और उसकी जो दवाई वगैरह वो देनी होती है। What clinical condition is a primary long-term worry after a person's survival a served animal or a dog bite? यदि किसी व्यक्ति के गंभीर जानवर या कुत्ते के काटने से बचने के बाद में प्राथमिक दीर्घकालीन चिंता क्यों होती है, क्यों होती है। रेबीज के फैलने के बाद में, अगर कोई व्यक्ति को कुत्ता काट लिया तो उससे कौन सी बीमारी होगी, रेबीज बीमारी है वो फैल सकती है। चलिए, अगले वाला है, गंभीर रूप से जलने वाले स्थान के पास गहनों या तंग कपड़ों को आपको क्या करना चाहिए। रिमूव देम जेंटली बिफोर स्वेलिंग बिगिन। सूजन शुरू होने से पहले उन्हें धीरे से हटा दें। मतलब उस व्यक्ति के जो जैसे जहां पर क्या हो गया आपके सामने जल गया है, जलने से आपके सामने क्या होगा, जो कपड़ा है या कोई ज्वेलरी वगैरह पहन रखी है तो उसको क्या कर दो, निकाल दे। मैं आपके सामने सूजन हो जाएगी तो फिर आपके सामने बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो आपको काट कर निकालनी पड़ेगी, तो धीरे से उसको निकले तो निकाल दो एक बार, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम सही होने वाला है। अगर बहुत ज्यादा जल गया है, एकदम ही कपड़े स्किन के चिपके, तब आपको कुछ नहीं करना है, तब डॉक्टर अपने आप निकालेगा, है ना। अगर आप हाँ ज्वेलरी वगैरह अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। अगले वाला है, ए विक्टिम इन ए स्टूपर स्टेट व्हाट रिस्पॉन्स ओनली टू विच टाइप ऑफ स्टिमुलेशन। स्टूपर अर्धमूर्छा की अवस्था में पीड़ित केवल उस किस प्रकार के प्रोत्साहन का जवाब दे सकता है, किस प्रकार का दे सकता है। पेनफुल और स्ट्रॉन्ग फिजिकल स्टिमुली, दर्दनाक या तीव्र शारीरिक उत्तेजना, उसके शरीर में बहुत तीव्र बहुत तेज गति की अगर कोई प्रकार की एक्टिविटी होगी ना, तो उसी प्रकार के आपके सामने वो क्या कर सकता है, तभी वो आपको जवाब देगा। ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। अगले वाला है, हीट क्रैम्प्स गर्मी के ऐंठन की तुलना में हीट स्ट्रोक के गंभीर चिकित्सक आपातकाल क्यों माना जाता है, क्यों माना जाता है आपके सामने भाई, आपके सामने द बॉडी लूजेज इट्स एबिलिटी टू सेल्फ रेगुलेट टेम्परेचर रिस्किंग ऑर्गन फेलियर। शरीर तापमान को खुद नियंत्रित करने की क्षमता खो देता है, जिससे अंग विफलता का खतरा रहता है।
हीट क्रेम की तुलना में हीट स्ट्रोक। तो हीट क्रेम में क्या रहता है, गर्मी में बैठना, मतलब काफी गर्मी में आपका शरीर है ना बहुत ज्यादा पानी स्वेटिंग हो जाती है, इसकी वजह से आपका शरीर अकड़ जाता है। और जो हीट स्ट्रोक होता है ना, इसमें क्या रहता है आपके सामने शरीर, हीट स्ट्रोक में आपके शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी, और गर्मी बढ़ जाएगी तो आपके सामने तापमान कंट्रोल में नहीं रहेगा, और जो आपके शरीर के जो ऑर्गन है ना वो डैमेज भी हो सकते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी है वो इसका सही होने वाला है। अगले वाले पर्सन की बात करें, इफ ए पर्सन हैज इनहेल्ड टॉक्सिक गैस और पॉइजन व्हाट शुड फर्स्ट एड प्रायोरिटी। यदि कोई व्यक्ति ने जहरीली गैस या जहर सांस के माध्यम से अंदर ले लिया तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। भाई कोई शरीर के अंदर जहर वगैरह चला गया तो आपको क्या करना चाहिए। टू मूव द विक्टिम टू द फ्रेश एयर इमीडिएटली विदाउट इंडेंजर योरसेल्फ। स्वयं को खतरे में डाले बिना पीड़ित को तुरंत ताजी हवा में ले जाओ। ऐसे को गैस चेंबर वगैरह में अगर कोई व्यक्ति गया था, उसके अंदर उसको गैस वगैरह उसके शरीर में चली गई, पॉइजनस गैस चली गई, तो आपको क्या करना चाहिए भाई, आपको मास्क वगैरह लगाकर या कपड़े को अच्छे से बांधकर एक बार उस चेंबर में जाकर उसको निकाल लो, ताकि आप भी उस सिचुएशन में न पहुंच पाओ, लेकिन उसको निकाल कर ले आओ और उसको साफ हवा में लेकर आना है। Obesity, lack of exercise, and poor diet are primary risk factor for which group of condition? मोटापा, व्यायाम की कमी व खराब आहार किस प्रकार की स्थितियों का मुख्य जोखिम के कारक होते हैं। किस प्रकार के होते हैं आपके सामने, क्रोनिकल लाइफस्टाइल डिजीज है ना, जीवन शैलियां की जो बीमारियां होती है ना, उसके अंतर्गत आपके सामने अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा मोटा हो गया है, एक्सरसाइज नहीं कर सकता है ना, अनाप शनाप खाना खा रहा है, मतलब जो उसके मन में है वैसा खाना खा रहा है, तो उस प्रकार की बीमारियों क्या कहा जाता है, क्रोनिक लाइफस्टाइल डिजीज के नाम से जाना जाता है, जीवन शैली की बीमारियों के नाम से जाना जाता है उसको। अगला है, अकॉर्डिंग टू द गुड स्मार्टियन लॉ गाइडेंस हु बियर द मेडिकल एक्सपेंसेस इफ ए हेल्पर ब्रिंग ए रोड विक्टिम ऑफ ए हॉस्पिटल। गुड स्मार्टियन लॉ नेक मददगार कानून के दिशा निर्देशों के अनुसार यदि कोई मददगार किसी सड़क पीड़ित को अस्पताल ले जाता है तो चिकित्सक खर्च का बोझ कौन उठाता है। द हेल्पर इज नॉट लीगली लाइबल टू पे फॉर द विक्टिम ट्रीटमेंट। मददगार पीड़ित के इलाज के लिए भुगतान करने का कानूनी रूप से उत्तरदायित्व नहीं होगा। भाई कोई इंसान अगर आपके सामने आपको हॉस्पिटल में ले गया तो आपको भुगतान करना है, वो लेके जा रहा वो भुगतान नहीं करेगा इस चीज का। ऑप्शन नंबर बी है वो आपके सामने एकदम करेक्ट होने वाला है। Organ donations after certified the clinical brain stem death is legally classified as। प्रमाणित नैदानिक ब्रेन स्टेम डेथ मानसिक मृत्यु के बाद में अंगदान को कानूनी रूप से किस में वर्गीकृत किया गया है। अंगदान को किस रूप में कानूनी रूप से वर्गीकृत किया है, डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन, मर्द कैडेवर अंगदान में इसको किया गया है। मतलब कोई इंसान की डेथ हो गई फिर काफी लोग अपने अंग वगैरह को दान कर देते ना, ताकि आगे आने वाले काफी और लोगों की मदद हो सके, उसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मर्द कैडेवरिक अंगदान। ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है इसका। Which of the following tissue can be successfully donated and harvested after the cardiac death? कार्डिक डेथ, दिल धड़कना बंद होने के बाद में निम्नलिखित में से किस ऊतक को सफलतापूर्ण दान करके निकाला जा सकता है। तो किसको निकाला जा सकता है, पूरा काम करता हुआ हृदय, कॉर्निया, आंखें, पूरा सक्रिय फेफड़ा तंत्र, किसको निकाला जा सकता है, कॉर्निया को बहुत आराम से निकाला जा सकता है। दिल धड़कना बंद होने के बाद में कोई इंसान की आंखों को निकाला जा सकता है, कॉर्निया बोलते हैं उसको, आंखों को निकालने को, और उससे आपके सामने दूसरे व्यक्ति उसको आंखें मिल सकती हैं। अगर पीडीएफ अभी तक डाउनलोड नहीं करके पढ़ी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा भाई, जाके पढ़ लो पीडीएफ को डाउनलोड करके। एम्बुलेंस का इंतजार करते समय हीट स्ट्रोक के पीड़ित को ठंडा रखने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है। हीट स्ट्रोक आ गया, शरीर का तापमान बढ़ गया, तो आपको क्या करना चाहिए भाई, आपके सामने पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए और पंखा चलाना, और कमरे को बर्फ की चादरों का कमर या काक पर बर्फ की चादर का इस्तेमाल करना। उसके बगल के अंदर, दोनों के अंदर बर्फ वगैरह का प्रयोग करो, है ना। बर्फ है तो आपके सामने उसके शरीर का थोड़ा थोड़ा बर्फ का सेक कर दो, थोड़ा थोड़ा, है ना। पंखा या कूलर इसके आसपास चला दो ताकि उसका शरीर है वो थोड़ा ठंडा हो जाए। What should you look for on the chemical product bottle to understand the first aid help in case of accidental poisoning? आकस्मिक विषाक्तता जहर खाने के मामले में प्राथमिक चिकित्सीय कदम को समझने के लिए आपको क्या करना चाहिए। भाई कोई आदमी को पता नहीं था, उसने गलती से कोई बोतल में जहर पड़ा हुआ था, उसने उसको निगल लिया, तो क्या करना चाहिए। फर्स्ट एड सेफ्टली लेबल और एंटीडोट इंस्ट्रक्शन, प्राथमिक चिकित्सा सुरक्षा लेबल या एंटीडोट के निर्देश देना। उसको जो डॉक्टर उसको दिखाओगे, साहब इसने इस प्रकार के पॉइजन को लिया है, फिर डॉक्टर उसी प्रकार का एंटीडोट है, उस केमिकल को एंटीडोट है वो देगा।
ठीक है, तो सबसे पहले दिखा देना भाई डॉक्टर को। अगले वाला है, हाउ डज द रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज चेंजेस द रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग टाइप 2 डिजीज। नियमित शारीरिक व्यायाम टाइप 2 डिजीज होने के जोखिम कारक को कैसे बदलता है? कैसे बदलता है भाई? आपके सामने इट सिग्निफिकेंटली रिस्क डिक्रीज द रिस्क, ये जोखिम को काफी कम करने का काम करता है। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करोगे ना तो आपके शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ता है ना, और इससे क्या होता है, जो टाइप 2 डिजीज है वो कम हो जाता है। तो ये था आपके सामने पहला तीसरा मॉडल पेपर। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, वहां से जाकर जोर से पढ़ लेना।